स्टैनली कुब्रिक सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम जिन्हें विजुअल जीनियस माना जाता है। उनका हर एक फ्रेम किसी पेंटिंग से कम नहीं होता, लेकिन उनकी इस विजुअल मास्टरी के पीछे एक ऐसा राज था, एक ऐसा हथियार था जिसने उनकी फिल्मों को अमर बना दिया, और वो था संगीत। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। आमतौर पर किसी फिल्म में म्यूजिक कैसे डाला जाता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि भाई पहले फिल्म बन जाती है, एडिट हो जाती है, और फिर एक म्यूजिक कंपोजर उसे देखकर उसके लिए धुनें तैयार करता है ना? इसी सोच को, इसी पूरे प्रोसेस को स्टैनली कुब्रिक ने सिर के बल खड़ा कर दिया था। जहां पारंपरिक तरीका कहता है पहले फिल्म फिर संगीत, कुब्रिक का तरीका बिल्कुल उल्टा था। वो पहले संगीत ढूंढते थे और फिर उस संगीत की आत्मा, उसकी लय पर अपने सीन को रचते थे, उसे कोरियोग्राफ करते थे। मतलब कुब्रिक के लिए संगीत सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि फिल्म की बुनियाद थी, उसका दिल था। तो इस सफर के पहले हिस्से में हम कुब्रिक के इसी फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ध्वनि और दृष्टि को घोलकर एक नया ही जादू बनाने की कला थी, जिसे हम कह सकते हैं एक कीमियागिरी। और हाँ, ये कोई एक आध बार किया गया एक्सपेरिमेंट नहीं था। जैसा कि द स्टैनली कुब्रिक आर्काइव्स के एडिटर एलिसन कैसल कहती हैं, संगीत उनकी फिल्म बनाने की प्रक्रिया का एक अटूट हिस्सा था, एकदम शुरू से, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये ध्वनि और दृष्टि की कीमियागिरी, इसका असली में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पेंटर कैनवास पर स्ट्रोक लगाने से पहले अपने रंग चुनता है और फिर उन रंगों से प्रेरणा लेकर पूरी पेंटिंग बनाता है। कुब्रिक ठीक यही करते थे। वो पहले से मौजूद संगीत को उठाते थे और उसे अपनी कहानी की नींव बना देते थे, जिससे सीन और विजुअल्स खुद ब खुद जन्म लेते थे। और इसका सबसे शानदार, सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो है फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी। देखते हैं कि कैसे इस फिल्म में संगीत एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बन गया। ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। 2001 के लिए कुब्रिक ने एक नामी कंपोजर एलेक्स नॉर्थ को हायर किया था। नॉर्थ ने मेहनत करके फिल्म के लिए पूरा ओरिजिनल म्यूजिक तैयार भी किया, लेकिन दूसरी तरफ एडिटिंग टेबल पर कुब्रिक कुछ पुराने क्लासिकल म्यूजिक पीसेस को टेम्पररी ट्रैक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और वो उन्हें इतने पसंद आ गए कि उन्होंने एलेक्स नॉर्थ का बनाया पूरा का पूरा स्कोर फिल्म से हटा दिया। नॉर्थ को यह बात फिल्म के प्रीमियर पर पता चली। सोचिए कितना बोल्ड और कितना विवादास्पद फैसला था ये। तो ये जादू हुआ कैसे? सबसे पहले संगीत चुना गया, जोहान स्ट्रॉस का क्लासिक पीस द ब्लू डैन्यूब। फिर उस संगीत की वॉल्ट्स वाली 3/4 लय पर स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन के डॉकिंग जैसे टेक्निकल सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया गया, और नतीजा एक मशीन वाली प्रक्रिया एक खूबसूरत जादुई डांस में तब्दील हो गई। यहां एक्शन संगीत के पीछे चल रहा था, न कि संगीत एक्शन के। लेकिन कुब्रिक के लिए संगीत सिर्फ ढांचा या ब्लूप्रिंट नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। संगीत खुद एक किरदार बन सकता था, जैसा कि हमने एक क्लॉकवर्क ऑरेंज में देखा। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि जो संगीत किसी इंसान की पहचान हो, उसका जुनून हो, वही चीज उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाए? एक क्लॉकवर्क ऑरेंज इसी गहरे सवाल को खंगालती है। फिल्म का हीरो है एलेक्स, जिसे लुडविग वैन बीथोवन के संगीत से बेइंतहा मोहब्बत है। ये संगीत ही उसकी जिंदगी है। कुब्रिक ने वेंडी कार्लोस के साथ मिलकर बीथोवन की क्लासिक धुनों को उस वक्त के नए नवेले सिंथेसाइजर पर एक भविष्य की आवाज दी। और फिर कहानी में एक क्रूर मोड़ आता है। लुडोविको तकनीक के जरिए एलेक्स को सुधारने के लिए उसी के पसंदीदा संगीत का इस्तेमाल उसे टॉर्चर करने के लिए किया जाता है। उसकी सबसे प्यारी चीज ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। यहाँ संगीत सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, ये कहानी का इंजन है। अब बात करते हैं इमोशंस की, भावनाओं की। कुब्रिक ने दर्शकों के जहन में धीरे धीरे उतरने वाला डर पैदा करने के लिए संगीत का कैसा इस्तेमाल किया, खासकर द शाइनिंग में। एकदम खौफनाक डर का संगीत कैसे बनाया जाए? कुब्रिक का जवाब था, आप बनाते नहीं हैं, आप उसे ढूंढते हैं। ऐसी धुनें जो पहले से ही बेचैनी और दहशत से लबरेज हों, जो किसी आर्काइव में इंतजार कर रही हों। इसीलिए द शाइनिंग में आपको टिपिकल हॉरर फिल्मों वाला जंपस्केयर म्यूजिक नहीं सुनाई देगा। इसकी जगह कुब्रिक ने पेंडेरेकी, लिगेट्टी और बाटोक जैसे मॉडर्न अवांगार्ड कंपोजर्स का काम इस्तेमाल किया। यह संगीत बेसुरा है, बेचैन करने वाला है। इसका मकसद अचानक से चौंकाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। एक ऐसी बेचैनी पैदा करना है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कुब्रिक की ये अनोखी सोच, ये तरीका सिनेमा की दुनिया पर अपनी क्या छाप छोड़ गया,
उनकी विरासत क्या है? बात बस इतनी सी थी कि कुब्रिक का मकसद कभी भी एक बनी बनाई फिल्म पर संगीत का तड़का लगाना नहीं था। उनका मकसद था संगीत को गहराई से सुनना और उसके अंदर पहले से मौजूद फिल्म को, उसके दृश्यों को, उसकी कहानी को खोज निकालना। तो कुब्रिक के जीनियस से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, साउंड सिर्फ सजावट नहीं, नींव है। दूसरी, कभी-कभी पहले से बना हुआ संगीत किसी नए स्कोर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तीसरी, संगीत कहानी को आगे बढ़ा सकता है, किसी किरदार की आत्मा बन सकता है। और शायद सबसे मजेदार बात यह कि एक फिल्म डायरेक्टर का सबसे बड़ा टूल शायद उसका कैमरा नहीं, बल्कि उसका अपना पर्सनल म्यूजिक कलेक्शन हो सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। सिनेमा के इतिहास में ऐसी कितनी ही मास्टरपीस फिल्में होंगी तो सिर्फ इसलिए बन पाईं क्योंकि किसी डायरेक्टर ने देखने से पहले सुनने का फैसला किया था।